गुड इवनिंग। नमस्कार। ज्योतिष की इस चर्चा में हम लाइव हैं और आप सब बंधुओं का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, मार्च के महीने में मार्च के महीने में मैंने अभी नोट किया है कुछ ग्रहों में परिवर्तन होगा, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, शिवरात्रि का है, होली का है, सोमवती अमावस्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे साथ साथ में। सौरभ शर्मा स्वागत है, मंजू अरोड़ा जी, परमजीत खरे स्वागत। और दिवाकर मिश्रा जी पूछ रहे हैं आपने कोई माला धारण नहीं किया प्रभु जी। माला आप सारे दिखा चुका हूं दिवाकर भैया, कोई नई वाली भेजो अब। योगेश दीवान जी, जय जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे योगेश जी का श्री हिंदू न्यायपीठ से। और भव्य भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी कर रहे हैं योगेश भाई और सभी सदस्यगण हमारे हिंदू न्यायपीठ के। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं सभी सुनने वाले मित्रों को, संस्थाओं को एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। वो ये है कि हम जब भी हमारे कोई त्योहार पर्व आते हैं, विशेषकर भगवान भोलेनाथ जी का जब विवाह आता है महाशिवरात्रि के रूप में, तो बहुत सारे लंगर भंडारे बहुत सारी संस्थाएं लगाती हैं। वो सब प्रयास करो कि जो भी आप लंगर वितरण करते हैं, भंडारा बांटते हैं, वो जो प्लेट यूज करते हैं ना थर्मोकोल की या प्लास्टिक की, उससे बचना चाहिए हमें। क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा है पत्तल पर रखकर खाना। दक्षिण में चले जाएंगे ना, आज भी पत्तल पर ही आपको खाना मिलता है वहां पर, चाहे जितने मर्जी ऊंचे घराने के लोग हों। तो हम थर्मोकोल की प्लेट्स यूज करने लग गए हैं, ग्लास यूज करने लग गए हैं, प्लास्टिक का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया है, जो निस्संदेह कैंसर का कारक है। थर्मोकोल के गिलास में चाय पीना, कॉफी पीना, वो जो प्लास्टिक के अंदर विषैले तत्व होते हैं वो भी अंदर ले जाता है। तो सभी संस्थाओं से जो लोग लंगर की तैयारी कर रहे हैं भंडारे की, उनसे यही प्रार्थना है कि पत्तल का डोना हो, पत्तल की प्लेट हो, और प्रयास कीजिए जो आजकल चम्मच कांटा भी बन गया है लकड़ी का, वो भी यूज कर सकते हैं। और उसका एक लाभ होगा कि अगर वो सारे जितने यूज्ड होते हैं प्लेट और डोने, उन्हें एक जगह डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया जाए किसी बॉक्स में, डब्बे में, तो उसके दो उपयोग होते हैं। एक तो वो दोबारा कंपोस्ट खाद बन सकता है जमीन में दबाकर। दूसरा, अगर बेसहारा जो पशु हैं जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं सरकारों की नाकामियों के कारण, हालांकि हम लोग काउ सेस भी देते हैं इस देश में, उनके भी वो काम आ जाएगा खाने में। क्योंकि जब हम पत्तल के ऊपर कोई सामग्री प्रयोग करते हैं, खीर खा ली, पूड़ी खा ली, कड़ा खा लिया, समझ गए ना, तो वो उसके ऊपर लगा रह जाता है, तो वो उसमें पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो वो बेचारा पशु जो गंदगी में मुंह मारता है, नालियों में मुंह मारता है, प्लास्टिक के ढेर पे मुंह मारता है, उससे तो अच्छा होगा कि ये जो पत्तल है सारे फिर क्रश करके उन्हें खिलाए जाए। तो ये अच्छा एक सुंदर प्रयास है, मैं तो शुरू करने जा रहा हूँ। और मैंने काफ़ी सामग्री मंगवा भी ली है, और जो जो संस्थाएं खुद अपने तरफ से मंगवा रही हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनको नहीं मिल पाए तो वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। डोना हो या प्लेट हो, वो पत्तल का प्रयोग करें तो हम पर्यावरण की रक्षा में सिपाही बनकर काम कर सकते हैं। तो इस संदेश के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। विक्की मोगे वाले लिख रहे हैं कि विशाल यश टीवी सीरियल में आ रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, चलिए, हमारे कोई मित्र हैं जो टीवी सीरियल रुद्राक्ष
नाम मुझसे पढ़ा नहीं गया, किसी टीवी सीरियल में हमारे विशाल यश जी आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन। योगेश जी ने लिखा कि पत्ते के बर्तन का समर्थन, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि चारा खा लिया अब काउसेस भी खाएंगे। ये सरकारों की नाकामियां हैं। इसके लिए हम देखिए सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहते हैं, बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं और संगठन बनाकर सभी युवाओं को ऐसा प्रयास करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ही चुनी हुई सरकारें हैं, कोई बाहर से तो आई नहीं। हमारी बातें जरूर मानेंगी, सुनेंगी, समझेंगी। हमें सिर्फ अपना संदेश पहुंचाने का एक सिस्टम, एक तरीका पता होना चाहिए। माफ कीजिएगा। राजेंद्र मरवाहा जी हार्दिक स्वागत है आपका भी। सुरजीत कांडा जी स्वागतम। सचिन सागर खन्ना जी आपका भी स्वागत है। राजवीर सिंह जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। चलिए दोस्तों, लगभग 41 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जुड़ चुके हैं। जो लोग लेट आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इस समय जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो बड़ा ही असंतुलन भरा है। असंतुलन भरा इसलिए है कि बृहस्पति ग्रह इस समय नीच राशि में है। जो ज्ञान देने वाला, जो एक तरह का गाइड है, टीचर है, गुरु है, विद्या प्रदान करने वाला, बुद्धिमता देने वाला बृहस्पति ग्रह इस समय नीच राशि में गोचरत है। और लगभग मैं आपको बता ही देता हूं, 6 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। संदीप कुमार पब्बी आपका भी स्वागत है। और एक युति है मंगल और राहु की इस समय, जिसको भारतीय ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष कहा जाता है। राजेश पुरोहित हमारे भाई साहब जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका स्वागत है राजेश भैया। और दुर्गेश कुमार शर्मा जी हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जी जुड़े हैं, स्वागत है। राजीव कालिया भाई साहब जलंधर से हैं, आप सबका स्वागत है। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो जहां गुरु ग्रह मकर राशि में नीच हैं, वहां पर एक और युति है जो अभी परेशानी पैदा कर रही है, वो है मंगल और राहु की युति, जिसे अंगारक दोष कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र की लैंग्वेज में। और ये मंगल और राहु का जो मेल है वो है वृष राशि में, 2 नंबर जो राशि है टॉरस साइन में है। तो अपना अपना अवश्य ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का मिलना अग्नि और कोयले का मिलना होता है। गगन दिमान जी स्वागतम। नीर चौकर जी स्वागतम। मुक्ति चौधरी जी आपका भी स्वागत है। प्रीति गौरव दीक्षित जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस मार्च के महीने में कुछ परिवर्तन होंगे, मैं उसकी बात कर लेता हूं। 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में है, उसके बाद सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 मार्च तक बुध मकर राशि में है, उसके बाद बुध अगले कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है इस महीने का, वो है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह अभी तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 17 मार्च तक रहेंगे, लेकिन 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शुक्र को कहा जाता है कि उच्च की राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो शुक्र अब 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक उच्च की राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि शुक्र के बीच में एक छोटी सी कमजोरी रहेगी कि शुक्र तारा डूबा हुआ है, वो 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेगा। क्योंकि शुक्र उच्च राशि में होगा, हालांकि अस्त होगा, फिर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जब भी ग्रह कोई वक्री होते हैं, नीच होते हैं, अस्त होते हैं, उन लोगों के ऊपर तो पूरा प्रभाव डाल देते हैं जिनके जन्म से ही कुंडली में भी नीच हो, वक्री हो और अस्त हो। और जो बच्चे इन दिनों में पैदा हो रहे हैं, उनकी कुंडलियों में तो कई असंतुलन भरे योग भी आ रहे हैं।
जैसे मंगल राहु उन बच्चों की कुंडली में आएगा जो आजकल के दिनों में पैदा हो रहे हैं, वैसे ही बृहस्पति भी नीच उन बच्चों की कुंडली में आएगा जो आजकल जिनका जन्म हुआ है। और आज और कल पिछले 2 दिन तो चंद्रमा भी केतु के साथ रहे हैं, जिसको चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। तो ये चीजें उस समय ध्यान रखी जाती हैं जब बच्चों का जन्म होता है, या फिर उस समय ध्यान रखी जाती हैं जब ट्रांजिट में ये ग्रह नीच हो, वक्री हो, अस्त हो और हमारी कुंडली में भी वैसे ही हो। यानी कि हम रिसीवर कैसे हैं, उन ग्रहों की रेस को रिसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये एक टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, जिसे हम उपाय के तौर पे फिर आपको कलर थेरेपी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मैं स्वयं आपके साथ जब भी मुझे देखोगे येलो, रेड, ऑरेंज, मैरून कलर में देखोगे। सारा बैकग्राउंड देख लीजिए, पीछे थोड़ा मैरून कलर है, कुर्सी का ऊपर का हिस्सा भगवा है, ऑरेंज कहते हैं, कुर्ता पीले रंग का है, पेन लाल रंग का है, और हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर भी जो धागा है माँ बगलामुखी का पीले रंग का बंधा हुआ है, और बजरंग बली का आशीर्वाद लेके लाल रंग का बंधा हुआ है। तो ये कलर थेरेपी है, इसका बहुत बड़ा असर आता है हमारे जीवन के ऊपर, जिसको हमने फिर उपाय के तौर पे प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी शुक्र ग्रह को आप समझ लीजिए, जिसके बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि आज आपके साथ बात करें। अस्त रहेंगे शुक्र 18 अप्रैल तक, और मीन राशि में चले जाएंगे 18 मार्च को, और 10 अप्रैल तक फिर वहीं रहेंगे। शुक्र का उच्च होना इतने खराब ग्रहों में थोड़ा बहुत राहत का संदेश भी होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको मेष से लेकर मीन लगन तक समझाने का कि आपके किस भाव में शुक्र उच्च हो रहे हैं, और कैसे फिर हम, अगर हमारी कोई दैनिक जरूरत उस भाव के साथ संबंधित हो, तो हम शुक्र के फल को कैश कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। माधुरी जोशी जी आपका भी स्वागत है, और जितेंद्र बहल जी आपका भी स्वागत है। आप बीच में मुझे ये बताते रहना कि मेरी वॉइस जो है वो सही आ रही है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है आजकल इंटरनेट के कारण। एडवोकेट चेतना जुड़ी हैं, आपका स्वागत है एडवोकेट साहब। और डॉली गौतम जी ने कहा कि गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन, हाँ बृहस्पति मंगल का कॉम्बिनेशन तो मैं अपने आसपास रखता ही हूं। अनुराधा राय जी राम राम। साहिल शर्मा जी ने बता दिया कि सही है, बस क्योंकि फिर ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं और आवाज वो ब्रेक होती जाए तो फिर सारा मजा खराब हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया डॉली गौतम जी, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और साहिल शर्मा जी आपका भी शुक्रिया जो आपने मुझे बताया कि आवाज जो है वो सही आ रही है। और इन ग्रहों के गोचर में जो हमारा मुख्य पर्व आ रहा है वो है अब महाशिवरात्रि, जो कि फागुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस बार वो 11 तारीख को पड़ेगा। शंकर भगवान के विवाह का शुभ अवसर माना जाता है। उस दिन का भी लोग प्रयोग करते हैं अच्छे अच्छे उपाय करने के लिए। ठीक है, एक तो याद रखिएगा जिन लोगों की कुंडलियों में कोई ग्रह कमजोर हो, विशेषकर शुक्र कमजोर हो, क्योंकि शंकर और पार्वती जी का जो विवाह है उसका शुक्र से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि कामदेव ने धनुष चलाया था तो तपस्या से उठे थे शंकर भगवान। हालांकि उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया था, लेकिन गृहस्थी में आ गए थे। नीलेश व्यास जी शुक्रिया, भरत मरवाहा जी शुक्रिया, गुंजीत आलूवालिया जी, माधव कृष्ण जी, जितेंद्र बहल जी, संदीप पब्बी जी लिख रहे हैं मेरा शुक्र 8वें घर में है। चलिए इसके ऊपर बात करते जाएंगे साथ साथ। और मनीषा जी ने भी बता दिया क्लियर है वॉइस, और सत्येंद्र जी आपका भी स्वागत है। तो 11 मार्च का जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं पाठ, पूजा, भक्ति, उपवास के लिए भी, और कुंडली के किसी ग्रह दोष की शांति के लिए भी। और उसके बिल्कुल 2 दिन में शनि अमावस्या भी आएगी, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो ये 11 मार्च और 13 मार्च दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। और उसके बाद फिर 28 मार्च को पूर्णिमा आएगी जब होली का पर्व होगा, उस दिन का भी बड़ा हम प्रयोग करते हैं। हालांकि कुछ तांत्रिक उपाय किए जाते हैं होलिका के पर्व पर शत्रु नाश के लिए, तो वो एक अलग विषय होता है, किसी दिन उस पर भी बातें करेंगे। आज हम ज्योतिष शास्त्र की बातें ही करते हैं। अजय मल्होत्रा जी आपका भी स्वागत है।
चलिए, जितने लोग अभी लेट जुड़े हैं उनसे वार्तालाप कर लेते हैं कि अभी टॉपिक तो शुरू हुआ नहीं है। आज हमारी बात होगी शुक्र ग्रह के ऊपर, और ग्रहों में अभी मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति ग्रह भी नीच राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अपना अपना ध्यान रखिएगा। और अभी इतने खराब ग्रहों में काल सर्प योग भी लगा हुआ है आसमान में। इतने खराब ग्रहों में शुक्र ग्रह जो है वो कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत राहत देंगे क्योंकि रहेंगे अभी वो भी अस्थि। तो उसकी आज बात करेंगे, हम कैसे फायदा उठाएंगे। तो मित्रों, शुक्र ग्रह जो है उसकी बात शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि शुक्र बेसिकली है क्या। इंग्लिश में जिसको वीनस कहा जाता है। शुक्र का संबंध जो है ग्रहों के किस फल के साथ है, इस सारी बातों को समझते जाइए। शुक्र का संबंध है सुख समृद्धि के साथ। शुक्र का संबंध है मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ। शुक्र का संबंध है ऐश्वर्य के साथ। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह होता है। हमारे भाई साहब नरेश गोयल जी जुड़े हैं, समाज सेवा में अग्रणी है, और श्री ज्ञान स्थल मंदिर में इनकी सेवा में अक्सर देखता रहता हूं। और जितना भी ये पुण्य का काम करते हैं भाई नरेश गोयल जी और उनकी टीम, उन सबका हार्दिक अभिनंदन कि 700-800 से ज़्यादा विधवा स्त्रियों के लिए राशन का प्रबंध, उनके बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा, वस्त्रों का, कपड़ों का, किताबों का प्रबंध करते रहते हैं। और आप सबकी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि लुधियाना शहर में आपने एक सशक्त संस्था का निर्माण किया हुआ है जो गरीबों की मदद करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बात आजकल शुक्र ग्रह की कर रहे हैं हम, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि में उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जो इस समय ग्रहों का जिसको चाल कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेर फेर में है। तो एक राहत भरा ग्रह आ रहा है अपना राशि परिवर्तन करके, तो उसका जरूर फायदा उठाइए, उसकी जरूर जानकारी लीजिए। तो शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह है, कंफर्ट्स का ग्रह है ना। शुक्र ग्रह सुख समृद्धि का ग्रह है। शुक्र ग्रह रिलेशनशिप का ग्रह भी है। शुक्र के साथ जो रिलेशनशिप जुड़ती है वो प्रेम संबंध है, प्रणय संबंध है, विवाह संबंध है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, पति पत्नी के बीच में, फियांसे जो मंगेतर है उनके बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है उसे वीनस कहा गया है, शुक्र कहा गया है। शुक्र की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कई लोगों को हम बताते हैं कि शुक्र कमजोर है तो उसको व्रत बताया जाता है फिर वैभव लक्ष्मी का। तो शुक्र की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है। शुक्र का जो सुंदर रूप है वो भगवान कृष्ण है। शुक्र का जो कर्पूर गौरम है, कर्पूर गौरम, वो भोलेनाथ स्वयं है। तो ये शुक्र के जो देवी देवताओं को हम साथ में जोड़कर और उनके साथ क्या हमें उपाय करना चाहिए और किस प्रकार किस देवी देवता का संबंध किस ग्रह के साथ है, अगर ये हम समझ लें तो हमारे उपाय सटीक हो जाते हैं। अन्यथा बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, है ना। वीरवार के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं, बुधवार के दिन हरा कपड़ा, मंगलवार के दिन लाल कपड़ा। ऐसा बहुत लोगों को मैं देखता रहता हूं और वो परेशान घूमते रहते हैं। तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो आपने सिस्टम बनाया हो ना, मंगलवार को ये, वीरवार को ये, सारा गलत सिस्टम है। क्योंकि आपकी बॉडी किस ग्रह की रिसीवर है आपको समझना पड़ेगा। आपका जन्म लगन क्या है इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आप बात नहीं समझेंगे और रतन पहन लेंगे, हीरे मोती मूंगे पुखराज, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो डेली आप कलर थेरेपी अपने मन मर्जी से करने लग जाते हैं ना कि आज तो वीरवार है पीले पहन लो, शनिवार है काले पहन लो, तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होंगे। मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूं कि केमिस्ट की शॉप में तो सारी मेडिसिन होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं, लेकिन हर मेडिसिन हर आदमी के लिए काम नहीं कर रही होती। किसी के लिए वही लाइफ सेविंग रिएक्शन कर जाती है, उसकी मृत्यु का कारण भी बनती है, बीमारियों का कारण भी बनती है। तो इसी तरह ये ग्रह हैं, इसी तरह इन ग्रहों के रतन हैं, उनके रंग हैं,
इवन कि इसी तरह इन ग्रहों के साथ जुड़े हुए देवी देवताओं के पाठ पूजन भी हैं। हम तो इमोशनल होकर कह देते हैं ना, मैं सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाता हूँ, शाम को शनिदेव को तेल चढ़ाता हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ऐसा ये इमोशंस हैं। अगर आप टेक्निक को समझ गए तो फिर आपके इमोशंस और भी मजबूत होंगे, आपकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और बढ़ेगी अगर आप टेक्निक समझ गए।